हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आइए आज की इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल का विद्युत वाहक बल। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो है सेल के बारे में पढ़े थे, सेल क्या होता है और सेल कितने प्रकार के होते हैं। चूँकि आज हम लोग पढ़ेंगे सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल, उसके बाद से हम लोग चर्चा करने वाले सेल का टर्मिनल विभवांतर, और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन तीनों से हमें जो है एक एक जो है सूत्र प्राप्त होगा और इन तीनों के बीच में हमें संबंध ज्ञात करना है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में उसको हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे केवल इन तीनों के बारे में हम लोग परिचित होंगे और इनको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं और इनकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेल होता है सेल क्या करता है, तो सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और कैसे बदलता है, तो जब हम किसी सेल के जो टर्मिनल होते हैं, जब उन टर्मिनलों से हम क्या करते हैं, चालक को जोड़ देते हैं, तो जैसे ही जोड़ते हैं तो उसमें जो है आवेशों का प्रवाह होने लगता है, अर्थात धारा बहने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे उस सेल के अंदर जो भी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, वह क्या होती है, वो जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। तो यदि मान लीजिए कि यदि हम क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल को समझाना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे समझाएंगे। तो हम आपको एक एग्जाम्पल लेंगे। हम सबसे पहले मानेंगे कि चलिए हम मानते हैं कि हमारे पास एक ये सेल है, ठीक है। ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल का यह प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि एक हमारे पास क्या है, तो एक हमारे पास सेल है और ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। और ये हम सेल से हम क्या करते हैं, सेल को हम एक बाह्य परिपथ, एक जो है ऐसे मान लीजिए हम बाह्य परिपथ में एक प्रतिरोध लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई कुंजी लगा देते हैं के। तो जैसे ही बाह्य परिपथ में हम इसको लगाएंगे और इस कुंजी को ऑन करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑन करेंगे, तो क्या होगा, इसमें जो है धारा ऐसे जो है बहने लगेगा। तो देखिए जब धारा बह रहा है, जब इसमें धारा बह रहा है, इसका मतलब क्या कि आवेशों का प्रवाह हो रहा है। और जो आवेश होंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वह इस प्रकार ऐसे प्रवाहित होंगे। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इस माइनस सिरे से अगर इस प्लस सिरे तक जा रहा है, इस माइनस सिरे से इस प्लस सिरे तक जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि उसके ऊपर ना कोई बल लग रहा है। और वो कौन सा बल लग रहा है, तो विद्युत बल लग रहा है। तो मान लीजिए बल के द्वारा अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बल के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते हुए ऐसे जो है इस प्लस टर्मिनल के पास आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई कार्य हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जो भी कार्य किया जाता है, वह कार्य क्या होता है, वह जो है उसके अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को या जब किसी आवेश को क्या करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाते हैं सेल के, तो उसके लिए हमें सेल के द्वारा ऊर्जा दी जाती है। सेल के द्वारा क्या दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है। सेल के द्वारा कार्य किया जाता है। तो सेल के द्वारा जो भी ऊर्जा देते हैं, वही ऊर्जा जो है वह क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अभी इसका हम परिभाषा आपको बताएंगे। देखिए, समझाने का मतलब है, ये जो सेल है, सेल क्या करता है, सेल को जैसे ही चालक के दोनों सिरों से हम लोग उसको जोड़ते हैं, तो क्या होता है, सेल में आवेशों का प्रवाह होने लगता है। मतलब कि सेल क्या करता है, सेल जो है चालक को ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। गति करने लगते हैं। तो सेल के द्वारा जो भी ऊर्जा दी जाती है या सेल के पास जो भी ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा जो है वो सेल का क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईएमएफ एनर्जी कहते हैं ऑफ सेल का, मतलब कि सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो विद्युत वाहक बल है, वो विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बल नहीं, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो इस आप भ्रम में मत रहिएगा कि जो विद्युत वाहक बल है वह एक बल होता है, बल्कि विद्युत वाहक बल जो है वो बल नहीं, बल्कि एक प्रकार की सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है। और वह ऊर्जा कितने के बराबर होती है, तो ध्यान दीजिएगा, वह ऊर्जा जो है बराबर होती है ई बराबर होती है, वह ऊर्जा जो है ई बराबर होती है W/Q के। ई बराबर होती है W/Q के। मतलब कि जो विद्युत वाहक बल होता है, उस विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर हो जाता है W/Q, ठीक है। यदि मानते हैं कि ये क्या हो, ये अगर 1 कूलाम हो, तब क्या होगा, तब जो है ये ई बराबर हो जाएगा
ई बराबर हो जाएगा डब्लू के। और डब्लू क्या है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य है, या वही समझ लीजिए कि जो किया गया कार्य वही एनर्जी है, मतलब कि सेल द्वारा दी गई एनर्जी है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यह क्या है, तो ये सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है। तो ये क्या है, जो विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर है, वो विद्युत वाहक बल जो है वो ऊर्जा के बराबर है। किसके बराबर है, ऊर्जा के बराबर है, मतलब सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसकी डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल का डिफिनेशन कैसे देंगे, तो हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश को, एकांक मतलब क्या, एक कूलम आवेश को, एकांक आवेश मतलब क्या, एक कूलम आवेश को, एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में, सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार, कितने बार, एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आ रहा है, मतलब कि एकांक आवेश का मतलब क्या, एक कूलम आवेश को सेल द्वारा, एक कूलम आवेश को पूर्ण परिपथ में, या कह लीजिए सेल सहित, सेल सहित का मतलब क्या, सेल के अंदर भी आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा। ठीक है, सेल सहित का मतलब क्या है, सेल यहाँ पे चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि इस सेल को, इस परिपथ के अंदर क्या करेंगे, इस सेल को भी लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वहां परिपथ है और ये सेल है, तो हम सेल सहित कह रहे हैं, मतलब कि सेल के अंदर भी आवेश क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, तो सेल सहित एक कूलम आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक चक्कर लगाने के लिए, या एक बार प्रवाहित करने के लिए, एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाता है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा, और इसका डिफिनेशन जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप जो है इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है ऊर्जा का मान, जो ई का मान है, जो विद्युत वाहक बल का मान है, वो W/Q के बराबर है। ये कैसे बराबर है, तो आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे और उसके नीचे लिखिएगा, यदि, उसके परिभाषा लिखने के बाद उसके नीचे लिखेंगे, यदि Q कूलम आवेश को, यदि Q कूलम आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा, ठीक है, द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, सेल के विद्युत वाहक बल को ई से दिखाएंगे, और ई बराबर हो जाएगा W/Q, ई बराबर हो जाएगा W/Q, क्योंकि कितना आवेश, कितना है, Q है, और उसको ले जाने में कितना ऊर्जा दिया जा रहा है, या कितना कार्य किया जा रहा है, तो W कार्य किया जा रहा है, W कार्य किया जा रहा है, या आप कह लीजिए कि W ऊर्जा दी जा रही है, तो यहाँ पे इसका मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हमें बताना हो इसका मात्रक कितना होगा, तो इसका सही मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। कितना होता है, वोल्ट, मतलब कि जूल प्रति कूलम जिसे क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलम, मतलब कि जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम जिसे क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो इसका भी SI मात्रक वोल्ट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस महत्वपूर्ण बात को आपको जो है याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल। तो देख रहे हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। सेल के विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं, यदि अगर Q आवेश है और Q आवेश को एक बार प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा है, अगर वो W होता है, तो हमारा जो सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा E, वह बराबर हो जाएगा W/Q के। और हम लोग जानते हैं कि जो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो एक प्रकार का बल नहीं, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो सेल द्वारा दी जाती है आवेशों के प्रवाह के लिए। ठीक है, तो ये आपको जो है कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है, ये डिफिनेशन आपको याद रखना है, ये सूत्र आपको जो है याद रखना है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप यहाँ पर 1 वोल्ट का परिभाषा भी दे सकते हैं। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, आप कह सकते हैं सिंपली क्या होगा, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि W जो है 1 जूल के बराबर होता है, और Q जो है अगर 1 कूलम के बराबर होता है, तो E का मान कितना आएगा, E का मान 1 वोल्ट के बराबर आएगा। मतलब इन दोनों का मान जब इतना के बराबर हो
तो इसका मान जो है 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यदि एक कूलम आवेश को एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल के बराबर होती है, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप कह सकते हैं कि यदि एक कूलम आवेश को सेल सहित प्रवाहित करने में या सेल सहित परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या व्यय की गई ऊर्जा या खर्च की गई ऊर्जा 1 जूल के बराबर होती है, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट के बराबर होगा। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो ये जो है इसका मान हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होता है, यहाँ से इसकी परिभाषा जो है दे सकते हैं। विद्युत वाहक बल की परिभाषा 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे इस बात को जो है ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक और बात हम आपको समझाएंगे यहाँ पे कि जो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, वो किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेल जो है, सेल के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। और उसमें विद्युत वाहक बल उसमें जो है विद्युत अपघटय होता है। और विद्युत अपघटय जो है वो क्षारीय विलयन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, या तो अम्लीय विलयन हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, वह जो प्लेट होते हैं, जो उसमें 2 प्लेट मतलब कि जो 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, उनके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह किन धातुओं से बने हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात तो वह किस पर निर्भर करता है कि विद्युत अपघटय की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो उसके अंदर जो घोल है वह कैसा है, वह अम्लीय है कि वह क्षारीय है। इन बातों पर भी विद्युत वाहक बल जो है क्या करता है, निर्भर करता है। और विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो विद्युत वाहक बल जो है प्लेटों की आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। और उनकी जो बीच की जो दूरी होती है, दो प्लेटों के बीच की दूरी होती है, उन पर भी विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। और साथ में आपको बताएं कि जो विद्युत अपघटय की जो मात्रा होती है, वह कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, उस पर निर्भर नहीं करती है। वह किस पर निर्भर करती है, तो विद्युत वाहक बल जो है वो उसके प्रकृति पर। ध्यान दीजिएगा, विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, तो जो पदार्थ है, जो प्लेटों का पदार्थ, ठीक है, की प्रकृति पर निर्भर करता है। की प्रकृति मतलब कि वो किस प्रकार का है, धातु का जो छड़ है वो किस प्रकार का है, एल्युमिनियम का है कि जिंक का है कि किसका है। ठीक है, उसके बाद से मतलब जिंक या कॉपर ये किस धातु का है, उसके बाद से वो किस पर निर्भर करता है, तो अपघटय के जो विद्युत अपघटय होता है, ठीक है, विद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का है। ठीक है, ये और किस पर निर्भर नहीं करता है, तो जो पदार्थ है, जो प्लेट है, ठीक है, जो प्लेट है उसकी आकार आकृति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आकृति, ठीक है, और दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी होती है उस पर निर्भर नहीं करता है। इन चीजों पर निर्भर नहीं करता है। और साथ में जो विद्युत अपघटय होता है या जो विद्युत अपघटय होता है, इसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। मात्रा मतलब कि कितनी मात्रा है, कितना लीटर है या कितना कम है, कितना ज्यादा है, उस पर यह निर्भर नहीं करता है। और निर्भर किस पे करता है, तो वो निर्भर करता है इन 2 बातों पर निर्भर करता है। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए, हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। इसके बाद से हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर, ध्यान दीजिएगा, सेल का टर्मिनल विभवांतर भी वो भी किस तरह का है, तो वो भी जो है सेल के विद्युत वाहक बल की तरह ही है। उसको भी इसी तरह हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर टॉपिक क्या है हमारा, सेल का टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, ये हमें जो है प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार आपने परिभाषित किया है विद्युत सेल को, ठीक उसी प्रकार से विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल को परिभाषित किया है, ठीक उसी प्रकार जो हमें इसको भी परिभाषित करना है। जैसे कि आप इसमें कह सकते हैं कि जो सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है वह क्या होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होगा उसको हम भी से प्रदर्शित करेंगे। मतलब कि जो टर्मिनल, जैसे कि मान लीजिए कि ये सेल है, ये एक प्लेट यहाँ पे हो गया, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम टर्मिनल कहेंगे। ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है। तो 2 टर्मिनलों के बीच की जो विभवांतर होता है, उसी को हम यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। और इसको कैसे परिभाषित किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एकांक आवेश को,
ध्यान दीजिएगा, परिभाषा लिखिएगा सेल का टर्मिनल विभवांतर का, कि एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, मतलब कि ठीक उसी प्रकार एक जैसा ही है परिभाषा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एकांक आवेश को, मतलब कि एक कूलम आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उसी ऊर्जा को हम लोग सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और सेल का टर्मिनल विभवांतर के लिए आप सूत्र जानते हैं, विभवांतर है, विभव है, V बराबर जो है W/Q होता है। तो जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो V कहलाएगा और V बराबर हो जाएगा W/Q। मतलब कि अगर हम Q कूलम आवेश को क्या करते हैं, अगर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेकर जाते हैं तब उसके लिए हमें W ऊर्जा खर्च होता है, तब जो है हमारा विभवांतर जो होगा, टर्मिनल विभवांतर मतलब दोनों टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर होगा वो V बराबर हो जाएगा W/Q। तो ये हमारा जो है मान होगा, इस मान को आप याद रखें, ठीक है। इसका भी मात्रक हम लोग जानते हैं वोल्ट ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका भी मान जो है वोल्ट ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। जैसे कि यदि मान लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि हमारा V है, ठीक है, और यदि मान लीजिए कि जो बाह्य परिपथ में जोड़ा गया है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा दिया गया है जिसका प्रतिरोध कितना है, R है, और इसमें जो है I धारा जो है इसमें प्रवाहित होने लगती है, तब इस V को हम क्या लिख सकते हैं, I × R लिख सकते हैं, I × R लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम इस V के जगह पे क्या लिख सकते हैं, V के जगह पे W/Q, और इस V के जगह पे हम I × R भी लिख सकते हैं। तो हमारा यह भी एक संबंध हो जाएगा, मतलब कि हम इस संबंध को याद भी रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं या ये भी याद रख सकते हैं, मतलब कि W/Q जो है वह I × R के बराबर भी हो सकता है। इस संबंध को भी हम याद रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हम इसका भी उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, टर्मिनल विभवांतर निकालने के लिए ये कार्य करेंगे। डिफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको भी नोट कर लीजिएगा, जो बोले हैं उसको भी नोट कर लीजिएगा, दोनों एक ही डिफिनेशन है, आप ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर जैसे हमने समझा और उसी तरह इसको भी समझा। ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी आवेश को, जब किसी इलेक्ट्रॉन या किसी आवेश को क्या करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाते हैं, तो घटता क्या है, तो टर्मिनल विभवांतर ही घटता है। और जब टर्मिनल विभवांतर घटता है और अंत में इसकी मात्रा 0 हो जाती है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, तब जो है आवेशों का प्रवाह बंद हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि जो सेल है वह डिस्चार्ज हो चुका है, उसके पास कोई रासायनिक ऊर्जा नहीं है, क्योंकि जब विभवांतर जब 0 हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि आवेशों का प्रवाह बंद हो जाता है। आवेशों का प्रवाह क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखें, ठीक है। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का जो विद्युत वाहक बल का मतलब कि सेल के पास जो ऊर्जा है, सेल के पास जो ऊर्जा है वही ऊर्जा, और ये क्या है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो जितना हमें कार्य करना पड़ता है वही कार्य जो है इसके हमें बराबर होगा, उतना के मान के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप जो है पॉइंट याद रखें। उसके बाद से हम लोग चलते हैं एक और टॉपिक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसको भी समझे, ये भी एक काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये भी एक आसान बिंदु है सेल के। अब इन तीनों के बीच हम संबंध पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंतर्गत। छोटा छोटा हम वीडियो बना रहे हैं ताकि सभी लोग देख सकते हैं आसानी से, कोई बोरियत आपको जो है महसूस नहीं होगी, ठीक है। बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो आप बहुत बच्चे जो है बोर हो जाते हैं, इसलिए छोटा छोटा हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध ये एक काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध एक काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बाह्य परिपथ है और ये हमारे पास एक सेल है, और ये हम एक स्विच लगा देते हैं, स्विच मतलब कि कुंजी के लगा देते हैं, और इसमें ये धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए जब हम क्या करेंगे, कुंजी को जब हम ऑन करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित होगा, प्लस टर्मिनल से इधर से बहेगा धारा, ठीक है। तो ऐसे इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगा, ध्यान दीजिएगा एक महत्वपूर्ण बिंदु बाबू, जब इसमें धारा प्रवाहित होगा तो हम क्या करेंगे, ये कहेंगे ये बाह्य परिपथ है, मतलब कि बाहर के, सेल के बाहर का जो परिपथ होता है उसको बाह्य परिपथ कहते हैं। ये मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये सेल है, अगर ये सेल है तो हम लोग जानते हैं प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल है, इसके बीच में क्या भरा रहता है, तो इसके बीच में जो है विद्युत अपघटय भरा रहता है, ठीक है। विद्युत अपघटय का ये, ठीक है, तो ये विद्युत अपघटय भरा रहता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, तो ये इसमें भरा रहता है। तो मान लीजिए कि जब विद्युत अपघटय भरा रहता है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो धारा है, यहाँ पे धारा है, ये कैसे बाह्य परिपथ में कैसे प्रवाहित हो रहा है, बाह्य परिपथ में धारा जो है वह प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर बह रहा है। कैसा बह रहा है, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर बह रहा है।
लेकिन जो सेल के जो भीतर होता है, जो सेल के जो भीतर होता है, जब ऐसे धारा आएगा तो जो सेल के भीतर होगा वो कैसे बहेगा, धारा जो है माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर बहेगा। कैसा बहेगा, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर बहेगा। बात समझ में आ रही है। सेल के बाहर जो बाह्य परिपथ होता है उसमें धारा कैसे प्रवाहित होता है, तो उसमें जो है प्लस टर्मिनल से धारा जो है वो माइनस टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। लेकिन सेल की अगर भीतर की बात की जाए, सेल की अगर भीतर बात की जाए तो जो धारा होगी वो माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर बहेगी, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर बहेगी। तो आप समझ रहे हैं कि धारा जो है वो किसमें, सेल के अंदर भी बह रही है और सेल के बाहर भी बह रही है। लेकिन बस इतना अंतर है कि सेल के जो बाहर परिपथ है वह प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, और जो अंदर का जो परिपथ है वह माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर बह रहा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हम लोग जानते हैं कि जब बाह्य परिपथ में धारा बहता है तो उस धारा के मार्ग में बहुत सारे अवरोध आते हैं, और उन अवरोधों को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कि एक चालक के पास जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के मार्ग में चालक के द्वारा जो अवरोध लगाया जाता है उस अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक इसी प्रकार जब धारा जो है सेल के अंदर बहता है, जब धारा जो है सेल के अंदर बहता है तो जो उसके अंदर जो विद्युत अपघटय होता है वह विद्युत अपघटय भी उस धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, उस धारा का विरोध करता है। तो हम उस विरोध को या उस अवरोध को जो धारा के मार्ग में लग रहा है उस अवरोध को हम क्या नाम देंगे, उस अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब कि अंदर का जो प्रतिरोध होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम कहेंगे, वही जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आ रही है आपको, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, समझ रहे हैं बात को, आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो जिस प्रकार हम बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं और जो बाह्य परिपथ में जो चालक होता है उस धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार जो सेल होता है, सेल के अंदर जब धारा प्रवाहित होता है तो सेल के द्वारा जो सेल के जो विद्युत अपघटय होता है वह विद्युत अपघटय भी विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, और उस अवरोध को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका भी डिफिनेशन आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप इसको नोट कर लीजिए। जिस प्रकार हमने बोला है उसी प्रकार जो है डिफिनेशन है, ठीक उसी प्रकार आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध रहेगा कि जब हम धारा क्या करते हैं, बाह्य परिपथ में प्रवाहित करते हैं। हमने एग्जाम्पल के साथ समझा कि जब हम बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है अंदर भी धारा सेल के अंदर भी बहता है, लेकिन उसके अंदर विद्युत अपघटय होता है, विद्युत अपघटय उसके मार्ग में अवरोध लगाता है, उसको अवरोध को हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और जो आंतरिक प्रतिरोध होगा इसको हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे, किसके, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बात समझ में आ रही है कि आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा, ये मान लीजिए कि हमारे पास सेल है और ये माइनस टर्मिनल है, इसके साथ जो है, इसके साथ ही ये प्रतिरोध एक छोटा सा लग जाएगा। हम इसको एक क्या कर देंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, हम इसको एक बॉक्स में क्या कर देंगे बाबू, बंद कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब कि ये सेल है और ये इसका टर्मिनल है जो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये एक सेल है जो बॉक्स के अंदर बंद है, और ये जो है क्या कहलाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये स्मॉल जो है आर, ये क्या है, तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो आप इसको आप लिख सकते हैं क्या है, नीचे फिगर के सेल का आंतरिक प्रतिरोध, फिगर के नीचे क्या लिख सकते हैं बाबू, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब आप कभी भी अब सेल बनाएंगे तो उसके साथ प्रतिरोध भी लगाएंगे। ठीक है, उसके साथ क्या लगाएंगे, प्रतिरोध भी लगाएंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि देखिए कि हम लोग जानते हैं कि जब चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, उसके मार्ग में अवरोध लगता है, और उस अवरोध के कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है बार बार उन अवरोधों से टकराता रहता है, और जो भी ऊर्जा होती है वह ऊर्जा क्या होती है, उसमें ऊर्जा में धीरे धीरे बदलने लगता है लगातार टक्कर के कारण। ठीक उसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी सेल को उपयोग करते हैं तो वह सेल गर्म हो जाती है। सेल क्या होती है, गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें भी धारा बह रहा है, और धारा बहने के कारण जब उसमें धारा बह रहा है तो जो विद्युत अपघटय है वो क्या कर रहा है, वो विद्युत अपघटय जो है उस धारा के मार्ग में अवरोध लगा रहा है, और वो उन अवरोधों से क्या कर रहा है, बार बार टकरा रहा है, जिसके कारण जो भी ऊर्जा है वह ऊर्जा क्या होती है, उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। और इस प्रकार से जो सेल होता है वो हमें क्या होता है, वो हमें जो है गर्म प्रतीत होता है, गर्म मालूम पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक चार्जिंग कर सकते हैं, एक को चार्जिंग नहीं कर सकते हैं। जो चार्जिंग कर सकते हैं उसको द्वितीयक सेल कहते हैं, और जिसको चार्जिंग नहीं कर सकते, जिसको चार्जिंग कर सकते हैं उसको द्वितीयक सेल कहते हैं, और जिसको चार्जिंग नहीं करते हैं उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो उन दोनों सेलों की हम बात कर रहे हैं, आप किसी भी सेल को ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये बात आपको जो एकदम क्लियर होगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध
क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। काफी एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये इसको एकदम आप याद रखें, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखेंगे, आप हेडिंग देंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाली कारक। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाली कारक, हेडिंग क्या है, मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध को कौन कौन सा कारक जो है प्रभावित कर सकता है। पहला बिंदु आपको लिखना है, उसमें पहला बिंदु आपको लिखना है। ठीक है, या उसके पहले एक बिंदु लिखने से पहले आप लिख लेंगे किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला बिंदु आप लिखेंगे विद्युत अपघटन की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत अपघटन की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब कि जो विद्युत अपघटन होता है, जब उसकी सांद्रता बढ़ाते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास सेल है, ठीक है, तो इसमें दो टर्मिनल होंगे और इसमें विद्युत अपघटन होगा। जो विद्युत अपघटन होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि तनु होता है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हम बात की थे इसके पहले वाले लेक्चर में कि तनु सल्फ्यूरिक होता है, मतलब कि पतला होता है। इसका घोल कैसा होता है, पतला होता है। मतलब कि जो भी होगा, अम्लता होगा या क्षारीयता होगा, वो क्या होगा, कम होगा, पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसको गाढ़ा करते जाएंगे, इसकी सांद्रता को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इसको गाढ़ा करते जाएंगे, सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, इसका जो आर का जो मान होगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो है बढ़ता जाएगा। ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा प्रतिरोध। तो देखिए हम लोग क्या चाहते हैं, प्रतिरोध कम से कम रहेगा तो ही हमारे लिए फायदा होगा। तो हम लोग तनु रखेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा। लेकिन जैसे जैसे गाढ़ा करते जाएंगे, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा और सेल जो है उसकी एनर्जी घटती जाएगी, क्योंकि वो भी एनर्जी को लेगा। तो मान लीजिए कुछ एनर्जी क्या करेगा, सेल ही ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, बाहर परिपथ में सेल की जो एनर्जी जा रही है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एक आदर्श सेल की बात करें, आदर्श सेल का मतलब क्या है, जो सबसे अच्छा सेल हो, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है, मतलब कि उसके अंदर कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है विद्युत अपघटन के लिए, उस सेल को हम लोग आदर्श सेल कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो एक आदर्श सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। आप इसको नोट पॉइंट में करके जो है लिख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम लोग सेल का जो विद्युत अपघटन की सांद्रता हम बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बढ़ाने से उसकी जो है आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। दूसरा बिंदु आप लिखिए, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच। ये मान लीजिए अगर दो प्लेट हैं, मतलब कि जो दो इलेक्ट्रोड है, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, अगर डी होती है, तो यह क्या होगा, ये जो है इसके अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब कि अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को अगर बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा बिंदु आप लिखेंगे, विद्युत अपघटन में डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत अपघटन में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफलों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि जो इलेक्ट्रोड ये डूबे हुए हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड हम काफी मोटा बनाए हैं, तो जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, इनके पास क्या होगा, इनके पास क्षेत्रफल होगा। तो इनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि अगर क्षेत्रफल अगर ए मानते हैं, तो ये क्या होगा, उनके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात हम जितना मोटा लेंगे प्रतिरोध, उतना मान जो है घटता जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही घटता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल, मतलब कि जितना इसको मोटा लेंगे, आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चौथी बात, लास्ट बात देखिए, लास्ट जो है इस पॉइंट आप लिखेंगे कि विद्युत अपघटन की प्रकृति इलेक्ट्रोडों के पदार्थों की प्रकृति तथा उनकी आयु पर भी निर्भर करती है। अर्थात लंबे समय तक इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघटन में डुबाए रखने से उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखिएगा, बात समझिएगा, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो आंतरिक प्रतिरोध है, उस आंतरिक प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है, जो विद्युत अपघटन है, इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और साथ में कह रहा है कि यदि हम क्या करते हैं, एक ही इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, काफी लंबे समय तक क्या करते हैं, उसको हम डुबो को रखते हैं, विद्युत अपघटन में डुबो को रखते हैं, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। पांचवा अगर पॉइंट कहें तो हम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हम किसी सेल को लंबे समय तक उपयोग करते हैं, जब हम किसी सेल को क्या करते हैं, लंबे समय तक उपयोग करते हैं, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। ये हमारा जो है आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, जिसको हमने परिभाषित किया। तो आप बात को ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि जब आप किसी सेल को उपयोग करते हैं तो जानते हैं कि जब हम सेल को उपयोग करते हैं तो वो क्या होता है, जब शुरू में जब हम किसी टार्च को जलाते हैं तो वो काफ़ी जो है हमें अधिक प्रकाश देता है, लेकिन उसकी प्रकाश की मात्रा क्या होती है, वो धीरे धीरे जो है कम होती जाती है, क्योंकि हम एक ही सेल को लंबे समय तक उपयोग कर रहे हैं। और जब हम लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो क्या होता है, उसका प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा और अंत में इतना बढ़ जाएगा कि उसके पास एनर्जी रहेगा ही नहीं और वो खत्म हो जाएगा, और जो भी एनर्जी होगा वो अपने पास ही ले लेगा, और बाहर एनर्जी जो बाह्य परिपथ होगा उस बाह्य परिपथ में एनर्जी नहीं जाएगा, ऊर्जा नहीं जाएगा, जिससे कि हम लोग टार्च को जला नहीं पाते हैं या कोई भी कार्य हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। तो हमने आज क्या पढ़ा, तो हमने 3 बिंदुओं को आज पढ़ा जो काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तीनों बिंदुओं को आप याद रखिए, तीनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो इस आंतरिक प्रतिरोध है तो इसका भी मात्रक जो है ओम ही होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। ये आप जो है बात को याद रखिए, इस बात को जो है आप याद रखिए, ठीक है। तो चलिए हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। कल हम जो अगला लेक्चर लेंगे, हम इन तीनों के बीच जो संबंध होगा ई के बीच, ठीक है, किसके बीच, तो ध्यान दीजिएगा, हम ई के बीच, वी के बीच और आर के बीच, जो इन तीनों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को पढ़ेंगे, हम व्यंजक प्राप्त करेंगे और उसी पर जो हम 2 से 3 क्वेश्चन को भी हल करेंगे और समझेंगे कि इस पे किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से।